इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन सभा, सेक्टर 16, रोहिणी, दिल्ली। सहयोगी संस्थाएं श्री आदर्श जैन महिला मंडल, रोहिणी, जैन पाठशाला, सेक्टर 16, रोहिणी, शांतिनाथ नवयुवक मंडल, रोहिणी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप में। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 स्थित पॉकेट A3 के श्री गुजारात शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। इस दौरान उत्तम तप धर्म के दिन यानी 14 सितंबर 2024 को धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ देश में तेज गति से बढ़ते हुए साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु दिल्ली पुलिस साइबर सेल द्वारा साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक लोग सम्मिलित होकर जागरूकता अभियान का हिस्सा बने। तो आइए हम भी साइबर क्राइम के बारे में जानते हैं। राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 स्थित पॉकेट A3 के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 10 लक्षण महापर्व का आयोजन धूमधाम के साथ किया गया। इस दौरान उत्तम तप धर्म के दिन यानी 14 सितंबर 2024 को धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ देश में तेज गति से बढ़ते हुए साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु दिल्ली पुलिस साइबर सेल द्वारा साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इससे पूर्व उपस्थित समस्त भक्तों ने उत्तम तप धर्म के अवसर पर संध्याकालीन मंगल आरती की। संध्याकालीन मंगल आरती के उपरांत उपस्थित भक्तों को पंडित जी द्वारा शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से तप धर्म की महिमा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। उपवास का शाब्दिक अर्थ क्या है? अनशन मानी उपवास, अनशन मानी उपवास। उपवास का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपमानी आत्मा, आत्मा के निकटता होना वो उपवास है। यदि हमने उपवास तो कर लिया लेकिन आत्मा के स्वाभाविक भावों से दूर भाग रहे हैं, अरे कब दिन निकलेगा, कब दिन निकलेगा, आज तो परेशान हो गए, कब दिन निकलेगा, कुछ खाएंगे, जब दिन निकलेगा आज तो मैं अपने कह करके ये चीज़ बनवाऊंगा, ये चीज़ खाऊंगा सबसे पहले। तो ऐसा वह विचार चिंतन चल रहा है, तो वहाँ संकल्प विकल्पों के कारण उपवास नहीं है, उल्टा कर्मबंध। शास्त्र स्वाध्याय के उपरांत मंच संचालनकर्ता द्वारा साइबर क्राइम कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित दिल्ली पुलिस साइबर सेल के अधिकारी जनों का समाज द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत दिल्ली पुलिस साइबर सेल के अधिकारी द्वारा लोगों को बताया गया कि साइबर क्राइम करने वाले लोग किस प्रकार से क्राइम को अंजाम देते हैं। इसके अलावा कौन से कदम उठाएं जिनसे हम साइबर क्राइम से बच सके। तो हम सभी ऑनलाइन रहते हैं किसी ना किसी माध्यम से। हो सकता है कि सभी सर्विसेज हर कोई यूज़ ना करता हो, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक सर्विस एटलीस्ट हर कोई ज़रूर इस्तेमाल करता है। और हर एक सर्विस जो भी आप इसमें देख रहे हैं, जो इसमें नहीं है, उसमें भी देयर इज़ ऑलवेज एक चांस कि आपके साथ वो साइबर फ्रॉड होगा। आप ऑनलाइन हैं तो आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। आप सड़क पे चल रहे हैं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन हैं तो आपके साथ साइबर फ्रॉड्स हो सकता है। इस दौरान साइबर रोहिणी के SI अजीत जी ने लोगों को कई पूर्व में हुए साइबर क्राइम के बारे में भी बताया। घूमने जा रहे हैं उसका डाल रहे हैं, अभी रास्ते में फ्लाइट ले लिया उसका डाल रहे हैं। ये चीज़ें नहीं करनी है हमें, इसका मिसयूज हो रहा है। बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट किया, फैमिली में कौन कौन है, सारे एक स्टेज पे आ रहे हैं, सबकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाल दिया। हम भी करते हैं लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, कम कर दिया है हमने और आगे नहीं करनी है हमें। ये आपको देखेंगे, आप लोगों ने देखा है कि आजकल फेस डीप फेक चला हुआ है। चेहरा आपको लगेगा कि वीडियो कॉल आएगी, लगेगा मेरा बेटा ही है, मेरा बेटी है, वो उधर रोएगा, आपको लगेगा पापा ये मुझे किडनैप कर लिया, इसको पैसे दे दो। आपको लगेगा वीडियो, अभी तो वॉइस कॉल आ रही है, वॉइस कॉल में ही आवाज़ ऐसे लगता है कि ये बेटी की, मेरे बेटे की आवाज़ है। इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। हमें आगे चल के वीडियोज़ आएंगी, ये जो फ्रॉडस्टर के पास थोड़ा टेक्निकल और हो जाएंगे, जो टेक्निकल इनको होना नहीं है। मार्केट में लोग बैठे हुए हैं, उनको टेक्निकल सपोर्ट देनी, उनको तो पैसे चाहिए।
पैसे दो, आप जो चीज़ करवाना, पब्लिक बैठे हुए हैं, टेक्नीशियन बैठे हुए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉल आ रही है, एक अननोन व्हाट्सएप नंबर से कॉल आ रही है, मेरे बेटी की है, बेटी का नंबर नहीं है वो, लेकिन फ़ोटो उसी की आ रही है, सामने बंदा वही लग रहा है, बेटी लग रही है, लेकिन वो ऐसे बोलेंगे उनको किडनैप कर लिया, कुछ ऐसे बताएंगे, मम्मा पापा पैसे दे दो, जो मांग रहे हैं दे दो इनको। हमें घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आज के टाइम में ये लेटेस्ट क्राइम चल रहा है। अगर आप किसी ऑनलाइन ट्रेडिंग के, शेयर ट्रेडिंग के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे तो आप कुछ करेंगे नहीं उसमें, क्योंकि आप कभी करते ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग है भी क्या, शेयर मार्केट है भी क्या। लेकिन जो आदमी इसके बारे में सर्च कर रहा है गूगल पे, यानी कि वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कुछ जानता है ना, उसमें वो इंटरेस्टेड है, इसलिए वो सर्च कर रहा है कि व्हाट इज़ ऑनलाइन, मतलब अभी आज के दिन टुडेज शेयर मार्केट वैल्यू इसकी कितनी है, यानी इसका मतलब वो एटलीस्ट इंटरेस्टेड होगा इन चीज़ में, तभी उसको वो ऐड आएगी। तो आप उसमें शायद नहीं फंसेंगे, लेकिन जिसने उसको सर्च किया वो ज़रूर फंसेगा। उसने उस पर क्लिक किया, उस ग्रुप में ऐड हुआ। अब होता क्या है, जैसे मैंने बोला ट्रिक्स होती हैं रियल लाइफ में, जैसे साइबर जो रियल लाइफ में चीटर्स होते थे, वो आपका भरोसा लेकर, जब तक ट्रस्ट नहीं होगा ना, वो आपको कभी कोई चीटर आपको चीट नहीं कर सकता। तो जब आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होंगे तो सबसे पहले उनको आपका लेना है ट्रस्ट, कि क्या ये सच में ही व्हाट्सएप ग्रुप पे जो ट्रेडिंग की आपको बताएंगे, टिप्स बताएंगे, वो सच में सच भी हैं या झूठ। तो वो उसमें ग्रुप्स में वो डालेंगे कि टुडेज आज इसमें लगाइए, इसमें इतना फ़ायदा होगा, और वो रियल लाइफ आज की वैल्यू इसकी इतनी है। जब आप उसको गूगल पे रियल में निफ्टी या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो वही वैल्यू मिलती है। वो स्टडी कर रहे होते हैं, अब वो आपको कुछ अच्छी टिप्स, आपको लगेगा बढ़िया है, एक महीने आपने ऑब्जर्व किया क्या टिप्स दे रहे हैं, आपको उन पर ट्रस्ट हो गया, और जैसे ही आपको उन पर ट्रस्ट हुआ, वहाँ से उनका गेम स्टार्ट होता है। फिर वो आपको कहेंगे कि टेलीग्राम पे हमारे एक टीचर हैं, वो आपको बढ़िया टिप्स देंगे। वहाँ पर ले जाके आपको एक अपना प्लेटफॉर्म, अब देखो सभी आपको पता है कि इतने सारे ऐप्स हैं, एक ही चीज़ की बहुत सारी ऐप्स हैं, यूपीआई करने की बहुत सारी ऐप्स हैं, ऐसे ही शेयर मार्केट में भी जाने की, ट्रेडिंग करने की बहुत सारी ऐप्स हैं। तो उनमें से वो अपनी एक नई ऐप आपको बताएंगे, इंस्टॉल कीजिए, इसमें आप पैसा लगाइए। आपने ट्रेडिंग करना स्टार्ट हुआ, इनिशियली वो आपको देंगे, आपने 1000 रुपये लगाया तो आपको 1500 रुपये रिटर्न मिल जाएगा, 10,000 रुपये लगाया आपको 12-15 हज़ार रुपये रिटर्न दे देंगे। फिर आपको एक नेक्स्ट स्लैब में लेके जाएंगे कि हमारे जो आप एक एलीट मेंबर हैं हमारे, तो सिर्फ उनके लिए एक प्राइम मेंबरशिप, प्राइम सब्सक्रिप्शन आया, जिसमें मिनिमम कम से कम 2 लाख से स्टार्ट होता है। उस ग्रुप में आपको ले जाएंगे, वहाँ पर ले जाकर आपको वो ट्रेडिंग करवाने लगाएंगे। आपने 2 लाख रुपए लगाए, अब वो वापस आपको नहीं आएंगे। बट ऐसा नहीं है कि वो 2 लाख रुपए लेकर वो आपके साथ फ्रॉड इतना ही था। वो जब तक आप देते रहेंगे ना, वो लेने की पूरी कोशिश करते रहेंगे नए नए तरीक़ों से। ज़्यादातर महिलाएं घर पे रहती हैं, तो वो पार्ट टाइम जॉब कर सकती हैं सिर्फ। फुल टाइम जॉब थोड़ा सा मेजॉरिटी ऑफ वुमेन्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, फैमिली है, घर देखना है, तो उनको आएगा कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम आपको बेसिक टास्क देंगे, आपको फॉलो करने हैं, यूट्यूब पे लाइक करना है, आपको 150 रुपये दे देंगे। एक किसी फेसबुक पोस्ट को लाइक करना है या किसी यूट्यूब को वीडियो को शेयर करना है ग्रुप्स में, आपका टास्क पूरा आपको 200 रुपये दे देंगे। ऐसे यहाँ से वो स्टार्ट करेंगे और आपको देंगे भी। आपने यूट्यूब, वो आपको इंस्ट्रक्शंस बताएंगे व्हाट्सएप पर, और ऐड ऐसे ही होंगे। आप इनिशियली वो आप तक अप्रोच कैसे करेंगे? कोई ऐसी महिला जो फेसबुक या गूगल पे है, उन्होंने ऑनलाइन एक बार सर्च कर लिया पार्ट टाइम जॉब्स या वर्क फ्रॉम होम, अब आपको एड्स कौन से आनी शुरू हो जाएंगी? वही स्टार्टिंग हमेशा वहीं से होगी जो आप गूगल पे या किसी ऑनलाइन वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। आपका डाटा कहीं ना कहीं पहले लीक होगा, कहीं ना कहीं से आप खुद देंगे सर्च करके, तो स्टार्टिंग वहीं से होगी। आपने गूगल पे सर्च किया वर्क फ्रॉम होम या पार्ट टाइम जॉब, आपको वो एड्स आनी स्टार्ट, अगेन आपने उसने उस ऐड पे क्लिक किया, उस ऐड पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में गए, व्हाट्सएप ग्रुप में वो आपको टास्क बताना शुरू, इस वीडियो को लाइक करो, आपका अकाउंट लेंगे, नंबर लेंगे, आईडी लेंगे, और आपके अकाउंट में 150 रुपये उसी वक्त आ भी जाएंगे। आप इनिशियली और ऐसे मैंने लोग देखे हैं इसमें। देखो इन्वेस्टमेंट वाले फ्रॉड में ज़्यादातर लोग, जो ज़्यादातर हमारा, अगर मैं अमाउंट को देखूं कि अलग अलग तरह के फ्रॉड्स होते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा जाता है इन्वेस्टमेंट वाले में। एक केस था, उसमें उसने 50,000 रुपये लड़के ने लगाए थे,
उन्होंने रिटर्न करके विद इन 3 डेज उसको 95,000 रिटर्न किए थे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाकर। अब सोच के देखिए 90,000 आपने लगाए, 50,000 लगाए और 95 समथिंग उसको वापस मिले थे, 40,000 रुपये प्लस उसको ऐड करके वापस दे दिए। उसके दिमाग में क्या आएगा? इससे अच्छी बेहतर स्कीम होगी कोई? कि मैं तो क्या करता हूँ, उधार भी मांग कर उसको दे देता हूँ। मेरे जितने भी जानकार हैं, उसकी रिसेंटली उसकी एक प्लॉट वैल्यू, एक उनके गांव की ज़मीन थी, वो बेची उसने, 16 लाख रुपए की वो उसको मिले। वो 16 के 16 लाख रुपए उसने वहाँ लगा दिए, सारे के सारे चले गए। एक और केस बताता हूँ, एक हमारे पास केस भी है, उसमें एक इंसान अपनी फ़्लाइट को रीशेड्यूल करना चाहता है। फ़्लाइट बुकिंग करी थी उसकी मुंबई तक की, वो कल नहीं परसों जाना चाहता है, उसको रीशेड्यूल करवानी थी। मेक माई ट्रिप से उसने बुक करी थी। अब रीशेड्यूल करने के लिए उसने मेक माई ट्रिप पे गूगल पे सर्च किया, मेक माई ट्रिप कस्टमर केयर नंबर। अब ये जो कस्टमर केयर नंबर वाला ना, ये याद रखना, कोई भी कस्टमर केयर नंबर सर्च कर लें, कोई ना कोई उससे रिलेटेड आपको फ्रॉडस्टर का नंबर ऊपर मिल जाएगा। उन्होंने क्या किया, वो जो गूगल पे नंबर मिला उस पर कॉल किया, हम मेक माई ट्रिप से बोल रहे हैं और रीशेड्यूल करने के लिए हम कर देंगे, बस आपका एक 5 रुपये की ट्रांजैक्शन करनी होगी ऑथराइजेशन के लिए कि हाँ भाई ये आप ही की फ़्लाइट है, किसी और की फ़्लाइट नहीं है। 5 रुपये की आपसे ट्रांजैक्शन करवाने के लिए सर हमारी ऐप इंस्टॉल कर लो, व्हाट्सएप पे आपको भेज देंगे, कस्टमर सर्विसेज ऐप मेक माई ट्रिप के नाम से। उस पर आपने 5 रुपये की ट्रांजैक्शन करी, फिर आपके बैंक अकाउंट अपने आप ही खाली हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी टेक्निकल नहीं होता कि पता नहीं क्या उसने हैक कर लिया। वो क्या होता है, वो 5 रुपये की जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, वो है आपके फ़ोन में ना एक ऐप जो डलवाते हैं, वो एक तो SMS फॉरवर्डिंग होती है OTP के लिए। आज के टाइम पे उनको OTP मांगने की ज़रूरत नहीं है आपसे। वो ऐप इंस्टॉल करी, वो ऑटोमेटिकली वो ऐप आपके SMS फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देती है एक पर्टिकुलर नंबर पे। वो खुद का उनका भी हो सकता है, तो मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार बस आपने ऐप इंस्टॉल कर देनी है, उसके पास सारे आपके SMS का एक्सेस होता है। इंस्टॉल करते हैं तो आप सभी देखते होगे ना, अलो SMS, अलो कैमरा, अलो स्टोरेज, अलो माइक, अलो होता है ना। तो जिस जिस चीज़ पे वो अलो पे आप दे रहे हैं, तो वो ऐप उन चीज़ों पे सारी चीज़ें देख सकती हैं। शुरुआत वहीं से होती है कि कहीं ना कहीं से आपका वो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है। आपके पास फ़ोन करे, सर मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप एक बार अपना आधार कार्ड नंबर बता देंगे मुझे, आपके पास OTP आएगा, आपका KYC करना है, आप उसको बताएंगे। लेकिन अगर वही बंदा आपको ये बोले, सर मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, आपका क्रेडिट कार्ड का लास्ट डिजिट नंबर ये है, आपका बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट्स ये हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ ये है, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये है, आपका हाउस का एड्रेस ये है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो आपकी है इन्फॉर्मेशन, अब आपको यकीन होगा ना कि ये बैंक से बोल रहा है। ऑब्वियस सी चीज़ है, ट्रस्ट। अब उसने क्या किया, कहीं ना कहीं ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं, डाटा लीक हो जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में ना वो ऐसे ही आपको फंसाते हैं। अब इससे बचने का क्या तरीका है, मैं आपको ऐसे बहुत सारे केसेस बता दूंगा। अब जरूरी नहीं ना कि वो इसी तरीके से आपको ट्रिक करेंगे। अब इससे बचेंगे कैसे? इसे मैंने अपनी तरफ से टर्म दिया है कि मतलब ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी, या फिर भाई पहले इंश्योर कर लें कि वो कौन है। पूछने में कोई बुराई नहीं है। उनका फ़ोन आता है आपके पास कि मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ, पहचानो, आपने पहचाना नहीं तो बोलो ना, नहीं पहचाना जी आपको। फिर वो बोलेगा मैं फलाना फलाना बोल रहा हूँ। अच्छा वो मेरे पास नंबर सेव नहीं है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, आप मुझे घर का, मैं भाई जो भी रिलेटिव बोल रहा है, आप उस रिलेटिव के जो नंबर आपके पास सेव है फ़ोन करके कंफर्म करेंगे कि हाँ भाई बोल रहे हैं, उन्हीं का नंबर है, कंफर्म करो ना। कोई भी अननोन नंबर है, वो आपको कुछ भेज रहा है, बेझिझक बोलो ना, मैं नहीं पहचाना आपको, मैं नहीं जानता आपको, जानने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर पहचान भी लिया, अगर आवाज़ थोड़ी बहुत मिलती जुलती लग भी रही है, तो रिकन्फर्म करो ना उसको। क्या जाता है, एक बार 2 मिनट लेट हो जाएंगे, यही तो होगा। और ज़्यादातर केसेस में ना वो आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी का ही इस्तेमाल करते हैं। आपके पास जब कॉल आएगा ना तो वहीं से स्टार्ट होगा, सेम थ्योरी स्टार्ट होगी। पहले आएगा फेडेक्स से कॉल आएगा कि मैं फेडेक्स से डिलीवरी से बात कर रहा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ, आपके नाम का एक पार्सल ताइवान जा रहा था, आपका आधार कार्ड नंबर ये है, वो सारा बताएगा, हाँ मेरा ये है, आपका आधार कार्ड ये है, और आपके नाम पे पार्सल जा रहा था, इसमें इलीगल ड्रग्स थे, वेपन्स थे, कुछ भी बता देंगे 2-4 चीज़ें। फिर वो और उसको फिर उस चीज़ों में अपने उसमें घुमाना स्टार्ट कर देंगे फेडेक्स। फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरे नाम का ही पार्सल जा रहा था, मैं नहीं भेज रहा था, लेकिन जा तो रहा था आपके नाम पे ही, और
इससे फिर आपके नाम पे FIR हो रखा है, मुंबई में हो रखा है, यहाँ हो रखा है। फिर वो इंटरोगेशन मेरे पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलेगी ऑनलाइन। आप बोलोगे कि मैं, वो बुलाएंगे आपको कि आप आ जाओ मुंबई, आप बोलोगे मैं तो दिल्ली में हूँ, तो ठीक है आप आ नहीं सकते, आप स्काइप डाउनलोड करो, स्काइप पे ले जाएंगे आपको, वहाँ 2-3 पुलिस वाले बैठे हुए दिखेंगे। स्काइप क्या है ना, एक ऑनलाइन वीडियो के लिए, जैसे अपने व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है ना, स्काइप ऐसे ही एक एप्लीकेशन है जिससे ऑनलाइन वीडियो कॉल होती है। तो उसमें आपको जो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है, हम लोग मोस्टली वो चीज़ें कवर कर रहे हैं कि ये चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जल्दी। तो ये फिर आपको फिर उस पर इंटरोगेशन के नाम पे कि अच्छा दिल्ली मुंबई नहीं आ सकते, आपकी इंटरोगेशन इसी स्टार्ट कर यहीं ऑनलाइन होगी, स्काइप पे ले जाएंगे मतलब पुलिस आपको वाले। वो ऐसे कहेंगे ठीक है आप मुंबई नहीं आ सकते ना, आप अपने घर पे लैपटॉप ऑन कीजिए, स्काइप ऑन कीजिए, वीडियो कॉल ऑन कीजिए और वहाँ बैठ जाइए, और जो मैं सवाल जवाब करूँ वीडियो पे ही रहना है, आपको किसी से पूछना नहीं है। हम आपसे इंटरोगेशन कर रहे हैं, किसी से सलाह नहीं लेनी है, हमें जो पूछ रहे हैं वो बताइए, वरना आपको अभी हम लोकल पुलिस भेजेंगे, आपको अरेस्ट कर लेगी। आपको वो ये बोलेंगे कि CBI वहाँ से निकल चुकी है, आपके घर पहुँचने वाली है, इतना आपको डरा देंगे। इवन आपके ये भी बोलेंगे कि आपको किसी से शेयर नहीं करना है, घर में भी रूम में बैठना है, बिना कैमरे से हटना नहीं है आपको। कैमरे से हटते ही हमारी टीम अंदर घुस जाएगी, बाहर खड़ी है आपको अरेस्ट करने के लिए। ये चीज़ें हुई हैं और इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग फंसते हैं। ये दिमाग में एकदम मत रखना है कि मेरे साथ हो, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अब गेस करेंगे एकदम आप, गलती मत करना। ऐसे केस में हफ्तों तक, कई कई दिनों तक वो स्काइप ऑन करके बैठे रहे थे, वो डिजिटली अरेस्ट मान के वहाँ रहे हैं। ऐसे केसेस आए हैं। जो अभी सारे केसेस आए हैं उसमें मैं लोगों के बता दूं कि उन किस लेवल के पढ़े लिखे थे। डॉक्टर, लॉयर, लेडी लॉयर 13.5 लाख रुपए दिए, और 2.5 करोड़ रुपए का अभी लखनऊ का आया था, वो भी डॉक्टर थी लेडी। मेरे पास पर्सनली मेरे पास एक 26 लाख का केस था, वो IITN और 10 साल का एक्सपीरियंस, IITN 5 लाख रुपए उसकी मंथली सैलरी थी। अब सर एक बार वो भी बता दो, जो फ्रॉडस्टर था वो कितना पढ़ा लिखा था? फ्रॉडस्टर पढ़े लिखे नहीं होते, 7वीं 8वीं इतने पढ़े लिखे थे, 10वीं 12वीं हाँ, स्कूल ड्रॉप आउट्स। लेकिन जो डील करते हैं, जो अभी हम आपको जो फैक्ट है वो बताते हैं, जो हम भी पहुंच पा रहे हैं अभी तक टॉप लेवल पे नहीं पहुंचे, क्योंकि वो बैठे हैं आउट ऑफ इंडिया। दुबई बैठा है, कनाडा बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। तो और सिंडिकेट इतना उनका तगड़ा है, यहाँ अकाउंट वाले मिलते हैं, बिचौलिए मिलते हैं जो अकाउंट सेल करते हैं। अब आप सभी के दिमाग में ये आ रहा होगा, हमने आप सभी को बता दिया ऐसे ऐसे चीटिंग करते हैं, सब कुछ तो पता है पुलिस को, तो पुलिस तो पकड़ लेगी। भाई किसी को आप पैसे दे रहे हैं, देखो कैश किसी को देंगे आपके पास प्रूफ नहीं होगा, लेकिन किसी को ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे तो आप थोड़ा निडर होके, थोड़ा आदमी जी बेझिझक के, क्या हो गया अकाउंट में जा रहे हैं, पुलिस में कंप्लेंट कर दें, कहाँ जाएगा, भाग के कहाँ जाएगा। सभी के दिमाग में ये चीज़ आती है ना, कोई तो, लेकिन फिर भी पैसे चले जाएंगे, वो भाग के चला जाएगा। रीज़न बीइंग कि क्या होता है कि वो, अच्छा हमारे पास कंप्लेनेंट आते हैं, आते ही सर उसका मोबाइल नंबर है ना अभी भी ऑन है, जिसने मेरे साथ चीटिंग की थी उसका मोबाइल नंबर अभी भी ऑन है। सर मेरे पास उसका बैंक अकाउंट नंबर भी है जिसमें पैसे गए थे, आप तुरंत उसको जाके पकड़ लीजिए बस। सबके दिमाग में ये होगा कहाँ जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो फ्रॉड करता है, जो साइबर फ्रॉड इतना ज़्यादा बढ़ भी इसीलिए रहा है, और ये अवेयरनेस भी हम इसलिए करने आए हैं, वो इतना आसान नहीं है। बहुत सारी लीगैलिटीज़ होती हैं, लीगल चीज़ें होती हैं, उनमें मुझे जो मूवीज़ में देखते हैं आप सभी, पता होता है विलन ने ही मर्डर किया है, लेकिन लास्ट में बाइज्जत बरी हो जाते हैं, वो पुलिस वाला जो हीरो होता है वो देखते रह जाता है, एविडेंस नहीं होते उसके पास। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी होता है, हमें एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लाने होते हैं उसके खिलाफ जिसने फ्रॉड किया है। अब जो फ्रॉड करेगा वो अपने अकाउंट में तो पैसे मंगाएगा नहीं, अब वो आपको भी बोल सकता है, आपका रिश्तेदार कोई जानकार ही होगा, या फिर कोई ऐसे केसेस भी आए हैं, आपको कहेगा कि यार मेरे को ना इमरजेंसी पैसे चाहिए थे, मैं आपके अकाउंट में मंगवा रहा हूँ, आप मुझे कैश दे देना। आपने मंगवा लिए अपने एक अकाउंट में 1 लाख रुपए कहने से, आपने कैश निकाल के दे दिया। अब पुलिस तो आपके पास आएगी, आप क्या कहेंगे, मेरे को तो पड़ोसी शर्मा जी वाले ने, उन्होंने बोला था पैसे के लिए, उनको ज़रूरत थी कुछ, अब उनके पास जाएंगे हम, आपने पैसे मंगाए थे, अब वो क्या कहेंगे, मंगाए थे मैंने, बोलेंगे वो तो कहेंगे नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है कि उन्होंने मंगाए थे, फंसेगा कौन। तो इस तरह की टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है उनको प्रोसिक्यूट कर पाना।
इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने भी अपने मन में उठने वाले साइबर क्राइम से जुड़े हुए प्रश्नों के जवाब अधिकारियों से प्राप्त किए। और हमारा डेटा चोरी होता है, जो चीज़ हम गूगल पे सर्च करते हैं उसी के ऐड हमको आने लग जाते हैं। तो इससे बचे कैसे? क्योंकि हर आदमी सर्च इंजन तो गूगल का ही है, किसी को कुछ भी चाहिए तो वो गूगल बाबा से ही पूछता है। आजकल तो छोटा बच्चा भी कुछ करो तो वो गूगल करने लग जाता है। तो इससे बचा कैसे जाए? समस्या तो बहुत बड़ी है, पर इससे बचने का माध्यम क्या है? गूगल पे हम हर चीज़ सर्च करते हैं। जैसे हमें बैंक का कस्टमर केयर का नंबर चाहिए, गूगल पे जाना है। कोई होटल ढूंढना है, होटल का चाहिए, बुकिंग करना है, गूगल पे जाते हैं। गूगल से जो हम लैंडलाइन नंबर आपको मिलता है तो उसका यूज़ करो। मैं वैसे बता रहा हूँ, जो डेटा लीक हो रहा है उस पर ना आके, जो गूगल का मिसयूज जो आ रहा है, गूगल के थ्रू फ्रॉड जो हो रहा है, जनरली स्टार्ट कहाँ से तो मैक्सिमम हो रहा है कि आजकल के लोग, जैसे आपका कोई अकाउंट है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट अकाउंट है, कुछ भी है, सेविंग अकाउंट, तो मान लीजिए ब्लॉक हो रखा है, तो उस सिनेरियो में आपके पास कस्टमर केयर का नंबर नहीं होता है। आप जाते हैं गूगल पे सर्च मारते हैं, वहाँ से पॉपअप आता है, सर्च मारते ही आ गया, कई सारे आ गए पॉपअप, वो सारे आ गए 1 2 3 करके। जो फर्स्ट आएगा, जनरली आजकल जो फ्रॉडस्टर है ना, वो एसईओ कराते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं उसको। सर्च इंजन मतलब कि जो कीवर्ड को वो हाईलाइट कराते हैं, तो उनका टॉप पे आने लगा। जो यदि हम उस हॉस्पिटल की बात करें या बैंक कस्टमर की बात करें, बैंक का तो वो साइट एक दूसरे तीसरे नंबर पे आएगी, लेकिन फ्रॉडस्टर का पहले नंबर पे आ जाएगा। स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, उस पर ध्यान देना है। स्पॉन्सर्ड जो लिखा होगा ना, उस पर नहीं जाना है, और मोबाइल नंबर पे कॉल नहीं करना है। आगे और बताएंगे, लेकिन मोबाइल नंबर 90% केसेस में मोबाइल नंबर होते हैं, फ्रॉडस्टर्स के आते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस साइबर सेल के अधिकारियों से लोगों ने भी अपनी घटनाओं को अधिकारियों के साथ शेयर किया। कंप्लेंट हुई है। अब हमने राजस्थान में, अजमेर में फ़ोन भी किया और पुलिस को, वो कहते हैं कि जी जिससे ट्रांजैक्शन कर रखी है उन्होंने फ्रॉड कर रखा है। आगे कहते हैं आप लाइन नंबर 5 में हो, तो हमारा पैसा ब्लॉक कर दिया। अब हम कहाँ तक जाएं उसके? हम पुलिस वाले से बोलते हैं भाई हमें बता, क्या वो हर बार यही बोल देता है जी मैं पता करता हूँ, पता नहीं क्या कर रखा है उसके अंदर। अब इस चीज़ को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और ये मैं ज़रूर आपसे शेयर करने वाला था अभी इसके नेक्स्ट। यही चीज़ क्या होता है जब आपके साथ साइबर फ्रॉड होगा, आपका ये सोचेंगे कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो मेरे को पैसे मेरे वापस मिल जाने चाहिए। अब पुलिस ऐसा क्या करे कि आपके पैसे वापस मिल जाएं? फ्रॉडस्टर तो बैठा हुआ है पूरी तैयारी के साथ। अब पुलिस के पास तो ऐसा है नहीं कि जैसे बैंक में आप गए, बैंक में जाते हैं तो बैंक वाला आपसे क्या कहता है कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बताइए, तुरंत उसकी आपकी डिटेल्स उसके सामने होती है, आपका बैंक अकाउंट, लास्ट ट्रांजैक्शन वगैरह। पुलिस के पास तो नहीं है। आपकी इन्फॉर्मेशन बैंक की, ये पैसे कट के आपके अकाउंट से किस अकाउंट में गए हैं, ये इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, उसको आपको वो चीज़ कवर होगी आपकी जो आपने क्वेरी की है। तो जो पैसे पहले आपके बता दें कि आपके ब्लॉक क्यों हुए, पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके वो ब्लॉक क्यों हुए हैं। तो जो वो पैसे आपके अकाउंट से कटे वो तो बैंक को ही पता है। तो उस पोर्टल पे जो cybercrime.gov.in पोर्टल है, उसी पे कि देर ना हो जाए, कि इससे पहले कि वो आपका पैसा जो है निकाल ना ले, तो उस पैसे को रोकने की कोशिश की जाती है कि जहां पर वो पैसा हो उसको रोक लिया जाए। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ऑल इंडिया एक वेबसाइट है, सारे ही रिपोर्टिंग उसी पे होती है। 1930 पे कॉल करके आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब आपके अकाउंट से पैसे कटे, अब देखो साइबर फ्रॉडस्टर को ये समझिए, उनको पता है कि पुलिस एक्टिव हो गई है, ये तुरंत आपसे पैसे लिए इनके अकाउंट में चले गए, इनके अकाउंट में पैसे चले गए, तो वहीं पर इन्होंने सोचा ठीक है निकालूंगा। मान लो आपसे 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए की चीटिंग कर दी, 5 लाख की चीटिंग कर दी। एटीएम कार्ड से कितने निकाल सकता है कैश? 50,000, लाख, फीस लेके थोड़ा निकाल दे। बचे हुए पैसे क्या करेगा? अगर वो तो 24 घंटे बाद होगा, 24 घंटे मान लो रात को फ्रॉड, कल सुबह जाके अपने बैंक में रिपोर्ट कर दिया और वो पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, तो वो पैसे फ्रॉड हो जाएगा, वो पैसे निकाल ही नहीं पाएगा। वो क्या करेगा? आप फ्रॉडस्टर उस पैसे को ट्रांसफर करेगा किसी और अकाउंट में। उससे उसने 50,000 रुपये निकाल लिए कैश, तुरंत बचे हुए ट्रांसफर कर देगा। तो वो आपका ऐसे लेयर्स जो आप बता रहे हैं। तो पुलिस क्या करती है, जो बैंक की नोडल जितनी एजेंसी हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके ये पोर्टल बनाया है, उस पर बैंक्स के नोडल ऑफिसर्स भी हैं। तो उस पैसे को जो फ्रॉडस्टर, उसी पैसे को देखा जाता है,
फर्स्ट केम फर्स्ट आउट वाले, कि 5 लाख रुपए आए, वो 5 लाख रुपए आते ही कहाँ कहाँ गए हैं, उस पैसे को फॉलो किया जाता है कि ये पैसा निकल कर कहाँ गया है। और जहाँ पर, क्योंकि थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि आप एक HDFC बैंक में पैसा है, पैसे निकल के गए एक्सिस में, अब HDFC वाला तो HDFC बैंक को ही रोक सकता है, वो उसको मार्क करेगा उस पर्टिकुलर एक्सिस बैंक को, फिर एक्सिस वाला उस पर एक्शन लेगा, उसके पास पाइलअप है, लाइन में है, आपका नंबर या आपका इस केस को करेगा, तब तक कहीं पैसा निकल जाता है तो फिर उसको ट्रैक करेगा पैसे को। तो वो जो आपके अकाउंट में 50,000 रुपये आए हैं वो इस चेन से आए हैं कि किसी के साथ फ्रॉड हुआ, उनसे पैसे ट्रांसफ़र हुआ, कुछ पैसे उन्होंने कैश निकाल लिए, कुछ ट्रांसफ़र कर दिए, तो वो ऐसे ट्रांसफ़र होकर उनके अकाउंट में आए। अब हम जो भी ऑफिसर उसको देख रहा होगा, उसे तो नहीं पता ना किसका पैसा है, क्यों गया है, क्यों ट्रांसफ़र किया है, क्या आपने उससे कुछ सामान खरीदा है या उधार दिया है या लोन चुकाया है, उसको तो नहीं पता ना। उसको तो ये पता है कि ये पैसा यहाँ से निकला था और यहाँ जाके इसमें भी है, प्रेजेंट है, निकला नहीं है, तो वो बैंक उसको वहाँ पर होल्ड कर देता है या लीन मार्क कर देता है, या और भी बहुत सारी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है तो हो सकता है कि फ्रीज भी कर दे टोटली। तो ये तो रीज़न है पहला सवाल कि क्यों किया गया। लेकिन बहुत सारी और चीज़ें होती है जो हम उसको कोरिलेट करके कोशिश करते हैं पकड़ने की, लेकिन आसान नहीं होता है, इम्पॉसिबल भी नहीं है लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हम सभी साइबर जो क्राइम पेट्रोल बहुत देखते हैं ना, जिसमें तुरंत उसकी लोकेशन निकल जाती है, वो एक पुलिस वाला जा रहा होता है, मैप पे डॉट चल रही होती है, रेड डॉट पीछे पीछे ग्रीन डॉट चल रही होती है, और उसमें कहता है कि सर यहाँ से राइट टर्न लीजिए, वो राइट टर्न पे मुड़ गया है। देखते हैं ना सभी मूवीज़ में और क्राइम पेट्रोल के सीन में। अब आप भी सोच रहे हो कि पुलिस के पास भी बिल्कुल ऐसा ही है कि लाइव ऐसे ऐसे चल रही होगी डॉट मैप पर, पुलिस उसके पीछे पीछे जाएगी और उसको पकड़ लेगी। सर ऐसा नहीं होता, तो वो आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं भी पकड़ना भी इम्पॉसिबल है, लेकिन वो इतना आसान नहीं है कि उसको आपने लोकेशन दी, फ़ोन नंबर मुझे दिया या बैंक अकाउंट नंबर दिया और मैंने पकड़ लिया। मैंने बताया ना, बैंक अकाउंट जिसका है हमें उसको नहीं वो करना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उसको ऑपरेट कर रहा है वहाँ जाना है। सिम कार्ड आपके नाम पे इशू है लेकिन यूज़ कोई और कर रहा है, तो जिसके नाम पे इशू है वहाँ तक तो हम पहुँच जाएंगे कि आपकी सिम, लेकिन जो उसको ऑपरेट कर रहा है जिस फ़ोन में, वो फ़ोन ट्रेस आउट करना इतना आसान नहीं होता। तो उनका कहने का मतलब ये होगा कि इट्स नॉट एन ईजी, ऐसा नहीं है कि वो। और एक और चीज़ है, अब इस चीज़ को रोकने के लिए और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए हैं और भी चल रहे हैं, और ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उन्हीं को बढ़ाने के लिए NCRP पोर्टल जो cybercrime.gov.in, इतना अच्छा पोर्टल, इससे हमने हमारे थाने में सिर्फ साइबर रोहिणी का बता रहा हूँ 2024 में हमने 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा बचाया है लोगों का, जो उनको रिटर्न करवाया सिर्फ 2024 में। तो इस माध्यम से, इससे वो जो सर अभी पूछ रहे थे 40,000 रुपये उनका 50,000 रुपये के लिए ब्लॉक हो गया, थोड़ा सी प्रॉब्लम्स भी हुई है लोगों की, लेकिन साथ में लोगों का बहुत सारा पैसा बचा भी है। आप पहले बैंक अकाउंट में जाइए, वहाँ बैंक्स में जाइए, फिर अपना जहाँ से जिसने किया है वो सारी डिटेल मांग रहे थे, तो पिछले फिर हमने छोड़ दिया, लेकिन हमें कोई उसका सॉल्यूशन नहीं मिला 1930 पर। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम मिली। अब मिनी जी के 10,000 रुपये कट गए हैं, उन्होंने पुलिस रिपोर्ट कर दी, सबमिट कर दी। हाँ। फिर हम कैसे पकड़ेंगे? नहीं वो तो ठीक है, हमें क्या पता होना चाहिए मिनी जी का कौन सा बैंक अकाउंट है, 10,000 रुपये कब हुए थे, उसकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट। सब डिटेल हमने दी थी उनको। तो इसलिए उसमें समय लगता है। अब उसमें इसके साथ साथ जो पुलिस वाला होगा, जो भी वहाँ पर ऑफिशियल होगा, उन आपसे ये भी पूछेगा कि मैडम कैसे हुआ, आपने बताया ऐसे ऐसे हुआ, अच्छा किस नंबर से फ़ोन आया था, क्योंकि हमारे पास भी तो होना चाहिए ना डाटाबेस, ताकि उसका नंबर ब्लॉक किया जा सके, Actual उसका नंबर नहीं IMEI था। नंबर ब्लॉक किया जा सके, उसका जो जो चीज़ें आप इन्फॉर्मेशन देखो, मैंने बताया कि ये cybercrime.gov.in इतना अच्छा कंसेप्ट है। पहले अगर मान लो दिल्ली की अलग वेबसाइट होती, दूसरे स्टेट की दूसरी वेबसाइट होती, तो इन्फॉर्मेशन की कितने फ्रॉडस्टर्स हैं तो नहीं पता चल पाता। किसी ने यहाँ पर चीटिंग कर दी और किसी ने केरला में चीटिंग कर दी, तो वहाँ की पुलिस तो
उनके पास रिकॉर्ड है, यहाँ की पुलिस का यहाँ का रिकॉर्ड है। तो ये सारा ना एक डाटाबेस बनता है, जो आप इन्फॉर्मेशन देंगे वो सब एक हमें रहेगा कि इस फ्रॉड को करने वाले और कौन कौन है, कहाँ कहाँ पर इन्होंने फ्रॉड किया। इसलिए वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मांगते हैं और इसीलिए वो कॉल्स जो है 1930 की लंबी लंबी वेटिंग जाती है। अगर आपको 1930 कॉल उनके लिए जिनके पास सिस्टम नहीं है, यूज़ नहीं कर सकते हैं, लैपटॉप नहीं है, अदरवाइज आपको उस पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। cybercrime.gov.in पर जाकर उस वेबसाइट पे जो यहाँ लिखी है, सर्च मत करिएगा प्लीज़, ओके साइबर क्राइम सर्च मत कर लेना, साइबर क्राइम कंप्लेंट वेबसाइट गूगल पे सर्च मत कीजिएगा, एग्जैक्टली यही लिखना है, स्पेलिंग याद कर लीजिए, पूरा टाइप करना है। इस पे जाकर आप खुद कर सकते हो ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, उसमें वही चीज़ पूछेंगे। अच्छा तो इतना तो थोड़ा सा पेन लेना ही पड़ेगा। देखिए गेम खेलने में और कोई वीडियो कॉल करने में कोई फोटो को मॉर्फ करके बना लेते हैं, तो वो क्या मॉडस ऑपरेंडी होती है ताकि लोगों को उसमें अवेयर किया जा सके? कोई ऑनलाइन फ्रेंड, ये नाम भी देखो सेक्सटोर्शन, एक्सटोर्शन से बनाया, एक्सटोर्शन किसी से धमकी दे, पैसा अगवाही करना, तो लेकिन सेक्सटोर्शन वर्ड है कि वो सेक्स चीज़ को यूज़ कर दे, इससे टैबू, हर कोई इस बारे में ना बात नहीं करता इंडिया में इतना ओपनली। अब सपोज कीजिए कि मेरे साथ ही हो गया, मैंने किसी ऑनलाइन किसी लड़की से मेरी बातचीत स्टार्ट हुई और हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, यारी दोस्ती हो गई, अब उसका मेरे पास वीडियो कॉल आता है। अब वीडियो कॉल पे थोड़ा सा उसने मुझे प्राइवेटली बात करने के लिए थोड़ा अलग से बुलाया और कुछ अपने एक्ट किए ऐसे जो मुझे भी उसने करने के लिए कहा, और कुछ ऐसी वैसी बातें करी, उसने वो सारा रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो कॉल है मेरे साथ चल रही है। अब सोचिए कि मैं किसको जाके रिपोर्ट करूंगा या किसके साथ वो शेयर कर सकता, अपनी वाइफ को नहीं बता सकता हूँ, फंस जाऊंगा, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को नहीं बता, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। अब या फिर सोच के देखिए कि मैं एक रिनाउंड व्यक्ति हूँ, एक सोसाइटी में RWA का प्रेसिडेंट हूँ, या फिर एक एरिया का थोड़ा एक रिनाउंड पर्सन हूँ, बिजनेसमैन हूँ, काफ़ी मेरी लोगों में पहचान है, और वो मुझे धमकी दे कि आपकी ये वीडियो को हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वायरल कर देंगे, तो उस आदमी के ऊपर क्या वो मेंटली क्या होगा, थोड़ा सोच के देखिए। वो अपनी, मान लो कोई बड़ा, ऐसे लोग हैं जो 50-50 उम्र साल के भी, कर्नल लेवल के भी, या फिर किसी और डॉक्टर, जो ऐसे लोग भी इसमें फंसे हैं, तो अब उनके ऊपर सोच के देखिए वो किसके साथ शेयर करें ये चीज़, किसको बताएंगे, हर कोई उनको गलत समझेगा। अपनी बेटी, उनकी बेटी होंगी उन उम्र की, या फिर उनके साथ भी वो शेयर नहीं, अपने बच्चों के सामने कैसे अपने आप को, तो ऐसी सिचुएशन में वो बता नहीं पाता है, शेयर नहीं कर पाता है, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि आपने तो उसको बोनाफाइडली, उनको एक अटैचमेंट होगी ओवर द टाइम, आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आज के टाइम पर सब बिजी इतने हैं, कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स भी होते हैं, किसके साथ शेयर करें, तो हो सकती है कि अटैचमेंट हो गया, आपने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी और उस भावनाओं में बह के कर दी। अब उस चीज़ में, ऐसे केसेस में लोगों ने, आई थिंक 1.25 करोड़ का था, कितना रुपये था वो डॉक्टर ने जो 1.25 करोड़ रुपए उनको दे दिए थे। एक डॉक्टर ने 1.25 करोड़, अभी लेटेस्ट लास्ट ईयर की बात है, 1.25 करोड़ रुपए दे दिए थे कि आप ये वीडियो मत शेयर कीजिए, क्योंकि वो डॉक्टर है, उसकी इमेज क्या क्या होगा, उसकी फैमिली, और कईयों ने सुसाइड अटेम्प्ट्स भी किए हैं कि यही सोच कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा सा अवेयर रहिए। फेसबुक पर ऐसे कई सारे केसेस हैं, लड़कियाँ फंसती हैं इसमें, लड़के भी फंसते हैं, सभी फंसते हैं। लड़कियाँ ऐसे फंसती हैं कि वो कोई फ्रेंडशिप हो जाती है, NRI है, बाहर का है, वो अच्छी बातचीत करता है, अच्छे रिलेशनशिप में, अच्छा उनके साथ बॉन्डिंग हो जाती है। अब लड़की सोचती है कि ठीक है, शादी की उम्र हो रही है, घर वाले भी कह रहे हैं शादी करने के लिए, बढ़िया है, NRI है, अच्छा कमाता है, वेल सेटल्ड है, मैं भी फॉरेन में जाऊंगी, इससे अच्छा लड़का और कौन होगा, घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी उस चीज़ में। मतलब कहने का, मैट्रिमोनियल साइट्स पे जो प्रोफाइल होती है ना, उस पे आप विश्वास मत करो, आंख बंद 100% करके वेरीफाई करो। शादी के लिए जब आजकल सोशल मीडिया मैट्रिमोनियल साइट पे ज़्यादा डिपेंड हो गए, तो उस पे प्रोफाइल पे विश्वास, बहुत सारे नकली ऐसे बनाते हैं, नकली। अब फिर वो क्या कहेंगे कि चलो ठीक है, नेक्स्ट मंथ मेरा या नेक्स्ट वीक मेरा इंडिया में आने का प्लान है, मैं आते ही हम एंगेजमेंट करेंगे और मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भेज रहा हूँ, कुछ ज्वेलरीज भेज रहा हूँ, जो आप एंगेजमेंट में पहनना, मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब वो मान लो फोटोज भेजते हैं, अच्छी डायमंड नेकलेस वगैरह 50 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, ऐसा। अब आपके पास कस्टम से फ़ोन आएगा कि आपका ये इधर पार्सल आना था, इसमें इतना कस्टम ड्यूटी पे करना है। अब लड़की भी सोचेगी कि मैं अब उसको तो बोलूँगी नहीं इस चीज़ के लिए,
भाई शादी के लिए आ रहा है, थोड़ा सा मेरे को भी दिखाना ना स्टेटस, वो 50 लाख रुपए का मेरे को भेज रहा है गिफ्ट या 20 लाख का, तो लाख 2 लाख रुपए मैं दे दूंगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर वो पैसे दे देती है और वो फ्रॉड हो जाता है उसके साथ। तो ऑनलाइन ऐसे जो सेक्सटोर्शन से रिलेटेड, मेरे कहने का मतलब ये कि जब ऑनलाइन किसी प्रोफाइल से आप बातचीत कर रहे हैं, वो आपके लिए अननोन है, आप उनसे कभी नहीं मिले हैं। एक बार सभी करतल ध्वनि से स्वागत करें। इन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारे निवेदन पे आज यहाँ पधारे हैं, हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। तदुपरांत समाज द्वारा साइबर सेल की टीम का स्वागत सम्मान किया गया। आप भी साइबर क्राइम से सतर्क रहें, क्योंकि वर्तमान समय में अनेक प्रकार से साइबर क्राइम हो रहे हैं, जो आपकी सतर्कता से ही आपको और आपके परिवार को बचा सकता है। लोगों में इसके प्रति जागरूकता रहे, इसलिए रोहिणी सेक्टर 16 में साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित होकर दिल्ली साइबर सेल के अधिकारियों ने संपूर्ण जानकारी प्रदान की। दर्शकों, राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 14 सितंबर 2024 को साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक करने हेतु दिल्ली पुलिस साइबर सेल द्वारा साइबर क्राइम अवेयरनेस वर्कशॉप का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित अधिकारियों ने अनेक प्रकार से होने वाले साइबर क्राइम के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की। इस प्रकार के फ्रॉड से आप भी बचें और दूसरों को भी जागरूक जरूर करें। इस भावना के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन सभा सेक्टर 16 रोहिणी दिल्ली। सहयोगी संस्थाएं श्री आदर्श जैन महिला मंडल रोहिणी, जैन पाठशाला सेक्टर 16 रोहिणी, शांतिनाथ नवयुवक मंडल रोहिणी।